आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म ओपनहाइमर, जो कि दुनिया के शानदार फिजिस्ट रॉबर्ट ओपनहाइमर की बायोग्राफी है। फ़िल्म की शुरू में हमें ओपनहाइमर को देखते हैं कि जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही होती, वही दूसरी तरफ लुइस स्ट्रॉस को देखते हैं कि वो अमेरिका कॉमर्स सेक्रेटरी बन सकते हैं कि नहीं, इसके लिए मुकदमात का सामना कर रहे होते हैं। अभी वो ऑफिसर्स को बताते हैं कि कैसे उनकी पहली मुलाकात रॉबर्ट ओपनहाइमर के साथ हुई। वही हमें रॉबर्ट के बारे में बताया जाता है कि जिन्होंने पहले जर्मनी में फिज़िक्स स्टडी की, जहां उन्हें पता चलता है कि उनका ध्यान वाकई ही फिज़िक्स में है। दोस्तों, ये वो दौर था जब जर्मनी क्वांटम मैकेनिक्स पर इनोवेटिव थ्योरी बना रहा था। सालों तक स्टडी करने के बाद रॉबर्ट को लगता है कि वो क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपर्ट बन चुके हैं। वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उनको नेदरलैंड में बतौर लेक्चरर एक कॉलेज में जॉब मिल जाती है, जहां उनकी मुलाकात सिनात से होती है, जो कि रॉबर्ट को जर्मनी के सबसे तरक्की याफ्ता फिजिस्ट हाइसेनबर्ग से मिलवाते हैं। साल 1927 में रॉबर्ट को डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, जिसके बाद वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में क्वांटम फिज़िक्स पढ़ाने जाते हैं। लेकिन अमेरिका के स्टूडेंट्स को अभी क्वांटम फिज़िक्स के बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं था। यहाँ पर रॉबर्ट की मुलाकात अमेरिका के आला फिजिस्ट एमिस्ट वारंट से होती है। शुरू में रॉबर्ट के लेक्चर में सिर्फ एक स्टूडेंट आता है, लेकिन वक्त गुजरते के साथ स्टूडेंट की तादाद बढ़ जाती है, क्योंकि रॉबर्ट के पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। इसके बाद एमिस्ट रॉबर्ट को डिनर के लिए इनवाइट करता है। डिनर में रॉबर्ट का भाई फ्रैंक भी आता है। यहाँ पर रॉबर्ट एक लड़की से मिलता है जिसका नाम जीन है, जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट यहाँ पर नहीं रुकता। कुछ वक्त के बाद रॉबर्ट एक और लड़की से मिलता है जिसका नाम किटी है, और रॉबर्ट कुछ दिनों में किटी से शादी कर लेता है। अगले सीन में हम देख रहे होते हैं कि रॉबर्ट का लेक्चर चल रहा होता है, तभी वहाँ पर लॉरेंस आता है। वो रॉबर्ट से कहते हैं कि जर्मन साइंटिस्ट नया बम बनाने में कामयाब हुए हैं। माना जाता है ये बम काफ़ी खतरनाक है। लॉरेंस रॉबर्ट को अलर्ट रहने के लिए भी कहता है, क्योंकि वो पहले जर्मनी में काम कर चुका है, इसलिए शायद जर्मन इसकी जासूसी भी कर सकते हैं। कुछ दिन बाद अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर लेस्ली ग्रॉस रॉबर्ट को मिलने आते हैं। वो रॉबर्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट लीड करने के लिए कहते हैं। इस प्रोजेक्ट के बनाने का मकसद ये है कि एक ऐसा बम बनाया जाए जो कि जर्मन साइंटिस्ट के बनाए हुए बम से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो, यानी कि एटम बम। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका शामिल नहीं था, इसलिए वो आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग में पीछे रह गया है और जर्मनी अब अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है। रॉबर्ट ओपनहाइमर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो जनरल लेस्ली को लॉस एलमोस नाम की जगह पर 4 ऑफिसर्स लेबोरेटरी बनाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर ट्रेन से पहुँचा जा सके। साथ ही वहाँ एक छोटा सा शहर बनाने के लिए कहते हैं, ताकि इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट अपनी फैमिली के साथ वहाँ रह सके। इस प्रोजेक्ट में कई साल लगेंगे। जनरल लेस्ली रॉबर्ट की सारी बातें मान लेते हैं, क्योंकि बम बनाने और सर्च करने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट है। जनरल लेस्ली और रॉबर्ट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट का इंतखाब करते, जिसमें से कुछ एग्री करते और डिसएग्री। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले साइंटिस्ट को प्रोजेक्ट खत्म होने तक वहीं रहना था, ताकि प्रोजेक्ट की सीक्रेसी बनी रहे। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने के लिए प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, तो सभी साइंटिस्ट एग्री हो जाते हैं। निसात भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होता है, लेकिन उसका मानना था कि अगर एटम बम बन गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अमेरिकन आर्मी की मदद से लॉस एलमोस शहर बनाया जाता है और रॉबर्ट अपने बाकी साइंटिस्ट के साथ मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। इस प्लान पर काम करने के कुछ दिन बाद रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट के सामने गलत कैलकुलेशन की वजह से एक प्रॉब्लम सामने आती है। फिजिस्ट एडवर्ड टेलर ने यह कैलकुलेशन की थी। रॉबर्ट का मानना था कि एडवर्ड की कैलकुलेशन गलत है, इसलिए रॉबर्ट अपने डाउट क्लियर करने के लिए ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आते हैं। रॉबर्ट एडवर्ड की कैलकुलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिखाते हैं। आइंस्टाइन कैलकुलेशन देखने के बाद कहते हैं कि अगर बम बनाने में इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल हुआ तो अर्थ को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अगले दिन रॉबर्ट अपनी बीवी किटी और अपने 2 बच्चों को लॉस एलमोस बुला लेता है। रिसर्च लैब में रॉबर्ट और बाकी फिजिस्ट एटम बम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को डिस्कस करते हैं, जो कि यूरेनियम और प्लूटोनियम है, जिसकी एब्जॉर्बिंग पावर 1000 टन TNT के बराबर है। तभी एडवर्ड टेलर बम में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने की सलाह देता है। एडवर्ड का मानना है कि बम में ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से वो और भी खतरनाक बनेगा, जिससे इसकी पावर 10 लाख टन TNT के बराबर होगी। एडवर्ड के इस मशवरे के बाद भी रॉबर्ट एटम बम के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करता है। अगले दिन दुनिया के माने जाने साइंटिस्ट कोलस फ्यूज मैनहट्टन प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं,
जिन्हें रॉबर्ट ने इनवाइट किया है। अपनी मनमानी करने की वजह से जनरल लेस्ली रॉबर्ट से काफ़ी नाराज़ होते हैं, क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है। रशिया और जर्मनी इस प्रोजेक्ट की जासूसी कर रहे थे, इसलिए हमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा। रॉबर्ट लेस्ली से एग्री करता है और जनरल लेस्ली को उसके छोटे भाई फ्रैंक और उसके दोस्त लॉरेंस को इनवाइट करने के लिए कहता है। अगले दिन लॉरेंस और फ्रैंक रॉबर्ट की मैनहट्टन प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट जीन से मिलने जाता है, जिसके बारे में किसी को इल्म नहीं होता, और कुछ टाइम साथ में बिताते हैं। और वहीं रॉबर्ट के कुछ दोस्त इस बात का दावा करते हैं कि वो एक नया हथियार नहीं, नई तारीख बनाने जा रहे हैं, क्योंकि एटम बम अमेरिका के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और यूं ही कुछ दिनों बाद पता चलता है कि जीन ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली। कुछ लोगों का मानना था कि वो डिप्रेशन में थी, और वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जीन की डेथ के पीछे अमेरिकन सेक्रेटरी का हाथ है, क्योंकि जीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। जीन की मौत से रॉबर्ट को गहरा सदमा लगता है। रॉबर्ट के साथ ही बाकी साइंटिस्ट भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो रिसर्च के किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं रहे होते। इसी दौरान साइंटिस्ट एडवर्ड अपने हाइड्रोजन बम के प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन बाकी साइंटिस्ट एडवर्ड की बात नहीं मानते, इसलिए एडवर्ड मैनहट्टन प्रोजेक्ट को छोड़कर जाने लगता है। और तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाते हैं और कहते हैं कि जो काम एडवर्ड के हिस्से में था अभी वो कोलस फ्यूज करेंगे। साथ ही रॉबर्ट किसी भी कीमत पर एडवर्ड को खोना नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो एडवर्ड को ऑफर देते हैं कि वो अपनी मनचाही रिसर्च कर सकते हैं और हफ्ते में 1 घंटा उन्हें भी देंगे। आखिरकार एटम बम बनाने की रिसर्च आगे बढ़ती है। पहले एटम बम का मॉडल बनाया जाता है, जिसके बाद बम को टेस्ट करने के लिए एक बड़े टावर का इंतखाब किया जाता है। शुरू में बम को छोटे पैमाने पर चलाया जाता है, जिसकी कामयाबी की वजह से जनरल लेस्ली रॉबर्ट को जुलाई 1945 तक एटम बम को तैयार करने के लिए कहते हैं। रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी जनरल की बात माननी पड़ती है, क्योंकि बम बनाने में सितंबर तक का वक्त भी लग सकता है। अमेरिका में एक मीटिंग होती है जिसमें सरकार के सेक्रेटरी, आर्मी के जनरल और कई ज़्यादा टॉप साइंटिस्ट मौजूद होते हैं। इस मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया जाए, क्योंकि हिटलर के सुसाइड करने के बाद जर्मनी हार चुका है। भला ही जर्मनी को तबाह करने के लिए एटम बम बनाया जाता है, लेकिन जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराने के लिए रजामंदी का इजहार जाहिर करते हैं, क्योंकि इन दोनों शहरों में जापान के आर्मी हेडक्वार्टर्स हैं और अमेरिका जापान को उसी की ज़ुबान में जवाब देना चाहता है। मीटिंग में सब लोगों का मानना था कि एटम बम गिराने से जापान में कई लोगों की मौत होगी और ऐसी तबाही होगी कि जापान ने कभी सोचा भी ना था, और जापान सरेंडर के लिए मजबूर हो जाएगा। अब रॉबर्ट और उसकी टीम ने एटम बम बना लिया है। अब पेशन गोई की तैयारियां हो रही हैं। सारे फिजिस्ट साथ मिलकर कैलकुलेशंस करते हैं। इन कैलकुलेशंस के बाद रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट मिलकर इस तजर्बे को दूर से देखने के लिए एक वॉच पोस्ट बनाते हैं, ताकि एटम बम के शॉक वेव से किसी को नुकसान ना हो। वो इसके गिरने की जगह की पेशन गोई करते हैं ताकि वो स्पॉट को क्लियर देख सके। जब तजर्बा करने की रात आती है तो मौसम ख़राब हो जाता है, तो बाकी साइंटिस्ट इसको मुलतवी करने का कहते हैं। साथ ही हर घंटे मौसम का अपडेट लिया जाता है। आखिरकार मौसम सही होते ही एटम बम गिराने का तजर्बा शुरू किया जाता है। एक साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिक करंट में हो रहे चेंज को मॉनिटर करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी चेंज तबाहकुन साबित किया जा सकता है। और आखिरकार एटम बम का तजर्बा कामयाब होता है और सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं कि एटम बम से जापान सरेंडर कर देगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर अख्ताम को आएगा। जनरल लेस्ली रॉबर्ट से एटम बम की कामयाबी के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वो जल्द जापान के शहर नागासाकी में एटम बम गिराएंगे। एटम बम बनाने के बाद रॉबर्ट को लगता है उसकी इस इजाद के बाद बाकी मुल्कों के दरमियान भी जंग शुरू हो जाएगी। 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया जाता है, जिसके बाद जापान सरेंडर कर देता है। इस अजीम कामयाबी के बाद अमेरिकन आर्मी और सारे लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन फिजिस्ट नहीं, क्योंकि उनकी इस इजाद की वजह से काफ़ी बेकसूर लोग भी मारे गए। इस जीत के बाद रॉबर्ट ओपनहाइमर का नाम पूरी दुनिया में माना जाता है, जिसके बाद रॉबर्ट एक इवेंट में बतौर स्पीकर जाते हैं, जो अपनी इजाद को लेकर एक शानदार स्पीच देते हैं, और रॉबर्ट लाखों लोगों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अगले दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन रॉबर्ट को मिलने के लिए बुलाते हैं, और वो रॉबर्ट को उसकी इजाद के लिए बहुत मुबारकबाद देते हैं। इस मीटिंग के दौरान प्रेसिडेंट रॉबर्ट से एक एटॉमिक पावर प्लांट बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉबर्ट एटम बम की इजाद के बाद लोगों की मौत के लिए खुद को मुजरिम करार दे रहा है, और इसलिए वो काम करने से इनकार कर देते हैं, जिससे प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को इस बात की परवाह नहीं कि एटम बम किसने बनाया या इसको गिराने का ऑर्डर किसने दिया।
साथ ही प्रेसिडेंट जापान में गिराए गए हुए एटम बम के लिए खुद को जिम्मेदार करार देते हैं और रॉबर्ट को वहां से जाने के लिए कहते हैं। उसी रात रॉबर्ट की मुलाकात लुईस स्ट्रॉस से होती है, जो बताता है जिस साइंटिस्ट कोलस फ्यूज को तुमने इनवाइट किया था वो रशिया का जासूस था। इस लापरवाही की वजह से रॉबर्ट पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो भी रशिया का जासूस है। जिसके बाद एक कॉन्फ्रेंस में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में मरने वाले लोगों की तादाद बताई जाती है। ये बात सुनकर रॉबर्ट और भी शर्मिंदा हो जाता है। वहीं एडवर्ड रॉबर्ट को बताता है कि एटम बम की इजाद से सेकेंड वर्ल्ड वॉर अख्ताम को नहीं पहुंचा, लेकिन ये अमेरिका और रशिया के दरमियान एक और वॉर की इब्तिदा है। अपने मुल्क के लिए एटम बम बनाने के बावजूद रॉबर्ट ओपनहाइमर को कई इंक्वायरी से गुजरना पड़ता है। वैसे तो लुईस रॉबर्ट से नफरत करते थे क्योंकि उनका मानना था कि उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन को लुईस के बारे में उकसाया था और आइंस्टाइन उनकी कोई बात नहीं सुनते थे, जबकि वो लुईस ही था जो रॉबर्ट को सबसे पहले आइंस्टाइन के पास लेकर गया था। इसीलिए लुईस स्ट्रॉस रॉबर्ट ओपनहाइमर की इंक्वायरी के लिए विलियम बॉर्डन नाम के एक शख्स को बुलाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले कई जर्मन और रशियंस के साथ काम किया है। इसकी वजह से रॉबर्ट की इंक्वायरी के साथ क्लोज ट्रायल भी होता है। क्लोज ट्रायल में लुईस का एक आदमी होता है रॉजर रॉब, जो कुछ भी करके रॉबर्ट ओपनहाइमर को मुजरिम साबित करना चाहता है। ट्रायल के दौरान हमें यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट अपने बनाए हुए इजाद से भी काफ़ी दुखी थे। यहाँ पर रॉबर्ट की बीवी किटी रॉबर्ट का साथ देती है ट्रायल के दौरान, हालांकि उसको पता होता है कि रॉबर्ट उसके साथ चीट कर रहा है। इससे रॉबर्ट को हिम्मत मिलती है और वो केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रायल के बाद लुईस एक गवाह को पेश करता है जिसका नाम है डेविड। सबको ऐसा लग रहा होता है कि डेविड लुईस की साइड लेगा, लेकिन कोर्ट में डेविड सच बताता है। वो खुलासा करते हैं लुईस रॉबर्ट से नफरत करते थे और वहीं पर लुईस का कॉमर्स सेक्रेटरी बनने का ख्वाब ही रह जाता है और वहीं पर रॉबर्ट को बेगुनाह साबित किया जाता है, लेकिन उनको हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर काम करने से रोक दिया जाता है। वहीं रॉबर्ट ओपनहाइमर कोर्ट के फैसले से खुश थे। आखिर में हमें यह बताया जाता है कि रॉबर्ट ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को लुईस के बारे में नहीं उकसाया था, लेकिन उस वक्त ये दो अजीम साइंटिस्ट एटम बम से हुए नुकसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अगर एटम बम ब्लास्ट हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और इसी के साथ ये फिल्म एंड हो जाती है।